हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन हम लोग फ्रंट एंड में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में हम लोग रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं विद द लाइब्रेरीज ईथर्स, वागमी एंड रेनबो किट, विच विल हेल्प अस टू इंटीग्रेट द ब्लॉकचेन इनसाइड इन आवर फ्रंट एंड, एंड ऑल्सो इट विल इनेबल द वॉलेट कनेक्ट फंक्शनलिटीज़। सो सबसे पहले क्या एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे npm void npm create void @latest, लास्ट में डॉट लगा देंगे ताकि इसी लाइब्रेरी इसी फोल्डर के अंदर हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो जाए। तो इसके बाद इस एप्लीकेशन में हम लोग और आगे तो पहले जल्दी से सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ, देन फिर आगे बढ़ते हैं। सो हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी सिर्फ हमें इसके अंदर npm इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन हम लोग टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट बनाने वाले हैं। तो इसके आगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे src फोल्डर के अंदर क्या क्या है। तो हमारे src फोल्डर के अंदर नॉर्मली एसेट्स हैं, app.css एंड index.css है, जिसमें से index.css की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम लोग उन्हें हटा देते हैं और जो फर्जी की चीज़ें हैं उन्हें हटा देते हैं यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हटा देते हैं। देन यस, सो हियर आई एम गोइंग टू फर्स्ट इंस्टॉल npm install, so it will download all the dependencies for TypeScript and the React। एंड जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इसमें इस पूरे ऐप में कॉन्ट्रैक्ट का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। देन ऑल्सो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाकर उसे डिप्लॉय करेंगे। देन फिर उसे यूज़ करके भी देखेंगे कि उसके गेट फंक्शंस एंड रीड राइट फंक्शंस कैसे हम कॉल कर सकते हैं फ्रॉम फ्रंट एंड यूजिंग ईथर.js एंड रिएक्ट। सो यस, ये बस कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है अभी। देन अब हम इसमें कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो डिपेंडेंसीज़ के लिए हम लोग इसमें कुछ स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज़ स्पेसिफिक वर्जन के लिए डाउनलोड करेंगे। तो ये जो डिपेंडेंसीज़ होने वाली हैं, मतलब ये डिपेंडेंसीज़ जो है वो स्टेबल है, मतलब इनके वर्जन्स पर स्टेबल हैं। तो हम इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इन्हें कैप्शन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, और यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द सोर्स कोड फ्रॉम अवर गिटहब ऑल्सो। सो जब तक ये डिपेंडेंसीज हो रही हैं तब तक हम एक बार देख लेते हैं app.css, इसे पूरा खाली कर देते हैं। देन इसकी भी हमें कोई ज़रूरत है नहीं अब, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं सेट फोल्डर। तो इसके बाद हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है हम वो देख लेते हैं। हमें एक ब्लॉक, हम अभी यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। तो अभी सिर्फ बना रहे हैं, इंटीग्रेशन वगैरह बाद में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये फ़ोल्डर हम क्यों कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देन मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ सिंपली home.tsx नाम से। तो ये हमने एक फ़ाइल बना ली। देन मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें उसका यूज़ है नहीं, तो फर्जी में एरर देगा अभी। तो यहाँ पर हम इसे हटा लेते हैं। ये रहा हमारा होम कंपोनेंट, जिसके अंदर हम लॉजिक्स लिखने वाले हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे एंड अदर थिंग्स। सो इसके बाद में तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं। package.json के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये ईथर.js की डिपेंडेंसीज एंड रेनबो किट एंड वागमी डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये जो हमारा main.tsx है इसके अंदर अभी स्टिक मोड इनेबल है, आप चाहे तो इनेबल रखें या फिर डिसेबल कर दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा app.tsx है इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है रेनबो किट की स्टाइल्स की CSS की, मतलब जो भी मॉडल वगैरह आपका ओपन होने वाला है कनेक्ट बटन पर क्लिक करने पर, तो वो क्या है वो इसी के थ्रू आने वाला है। मतलब जब भी आप इधर क्लिक करेंगे मतलब ये CSS वहाँ पर अप्लाई होंगी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट आईडी चाहिए होगी एंड प्रोजेक्ट का नेम चाहिए होगा। तो चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ईथर वागमी की वेबसाइट पे चलते हैं। सो
रेनबो किट एंड वागमी, तो दोनों पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर व्यू द डॉक्यूमेंट्स हेयर, तो इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा गाइड दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये जो स्पेसिफिक वर्ज़न है ये लेटेस्ट कोड है, बट आपको स्पेसिफिक वर्ज़न चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हम इनिशियल सेटअप कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ किस लिए कैसे काम करने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेन्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो कॉन्फ़िगर चेन्स, ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगर चेन्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो पहला आर्गूमेंट होता है इसमें हम चेन्स देते हैं कि किस किस चेन पर हमें डेटा चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं टेस्ट नेट पर ट्राई करने वाला हूँ, तो मैंने टेस्ट नेट दे दिया। आपको अगर मेन नेट पे चाहिए तो आप कॉमा करके मेन नेट पे लिख दो और इसे डायरेक्टली वागमी से ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और जो दूसरा हमारा प्रोवाइडर, दूसरा जो ऑप्शन रहने वाला है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पब्लिक प्रोवाइडर दे देंगे। तो ये बेसिकली पब्लिक प्रोवाइडर इसलिए काम करता है, जैसे इसके अंदर आरपीसी होती है मेनली हमारी, कि जैसे मान लीजिए कि आपने अगर कोई स्पेसिफिक प्रोवाइडर नहीं दिया इस पर्टिकुलर चेन के लिए, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक पब्लिक प्रोवाइडर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या प्रोवाइडर रहने वाला है, तो आप इसकी जगह पर वहाँ पर आप जेसन आरपीसी प्रोवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे सिंपल रखने वाले हैं, इसलिए मैं पब्लिक प्रोवाइडर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर अभी यहाँ पे इसमें से चेन्स आती है एंड सेकेंड आर्गूमेंट आता है प्रोवाइडर। तो इन चीज़ों का आगे यूज़ करने वाले हैं हम। तो इसके बाद में फिर अभी हम एक डिफ़ॉल्ट वॉलेट बनाने वाले हैं, गेट डिफ़ॉल्ट वॉलेट। तो यहाँ पर हम वॉलेट बनाएंगे और इस वॉलेट के अंदर कुछ आर्गूमेंट्स पास करेंगे। पहला आर्गूमेंट होगा ऐप नेम, तो अभी के लिए मैं इसे एम्प्टी रखने वाला हूँ, बस समझाता हूँ ये चीज़ें कहाँ से आएंगी। नेक्स्ट आर्गूमेंट होगा, यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट आर्गूमेंट है प्रोजेक्ट आईडी, तो हम इसे दे देंगे प्रोजेक्ट आईडी एंड कॉमा लगा देंगे हियर। एंड देन हियर ये मांग रहा है चेन्स, तो चेन्स हम डायरेक्टली दे देंगे। तो इसके बाद में ये हमें क्रिएट करके देगा एक कनेक्टर, ये हमें यहाँ पर देने वाला है एक कनेक्टर। तो इसे हमने इंपोर्ट कर लिया, इसका भी यूज़ आगे होने वाला है। इसके बाद में हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पर एक क्लाइंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कैसे क्रिएट करने हैं वो देख लेते हैं पहले। क्रिएट क्लाइंट, जो चीज़ें मैं अभी यहाँ पर इनिशलाइज़ कर रहा हूँ उनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ समझिए कि मतलब ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो यहाँ पर हम ऑटो कनेक्ट इसे ट्रू रख रहे हैं। तो ऑटो कनेक्ट का ट्रू का मतलब है जैसे आपने वॉलेट को कनेक्ट किया तो और आपने वेबसाइट को क्लोज़ कर दिया, देन वापस आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया था वो वॉलेट कनेक्ट रहे या ना रहे वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसे ट्रू रखा है तो अगर आपने पहले वॉलेट कनेक्ट किया था तो वो कनेक्ट रहेगा, अदरवाइज़ वो अगर आपने फॉल्स किया तो वो कनेक्ट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर ट्रू रखने वाले हैं इसे। इसके बाद में हम इसे पास करेंगे कनेक्टर्स एंड इसे पास करेंगे प्रोवाइडर, और ये हमें प्रोवाइड करने वाला है वागमी क्लाइंट। इसे हम एक वेरिएबल वागमी क्लाइंट के अंदर ले लेंगे। तो अब इन सभी वेरिएबल्स का यूज़ कहाँ होने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है उसे हम रैप करेंगे वागमी क्लाइंट के अंदर, वागमी क्लाइंट के अंदर। तो इसे क्या चाहिए होता है, इसे एक पैरामीटर चाहिए होता है क्लाइंट। ये क्लाइंट के अंदर क्या करता है, ये क्लाइंट के अंदर लेगा वागमी क्लाइंट जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है अभी। ठीक है, ओके। देन ये कैपिटल W होना चाहिए। आई गेस इंपोर्ट में इंपोर्ट नहीं हुआ ये अभी, हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं मैनुअली फ्रॉम वागमी। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसे हम इंपोर्ट करेंगे वागमी क्लाइंट यहाँ से। ओके यहाँ पर R होगा। यहाँ पर हम इससे मांगने वाले हैं वागमी कॉन्फ़िग। ओके यहाँ से ये देता है वागमी कॉन्फ़िग। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, इसे क्लाइंट देने वाले हैं, और ये हमारा वागमी क्लाइंट
यहाँ पे क्रिएट हमने किया था। अब यहाँ पर जो हमने ऐप नेम एंड प्रोजेक्ट आईडी को अभी ब्लैंक रखा है, ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो यस, सो फॉर दी वॉलेट कनेक्ट प्रोजेक्ट नेम एंड प्रोजेक्ट आईडी हमें जाना पड़ेगा वाग्मी के वॉलेट कनेक्ट पर, cloud.walletconnect वेबसाइट पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली डालना होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल, ये डाला, देन इसे मैं क्रिएट करता हूँ। आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है और ये आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और साथ ही साथ में आपको एक प्रोजेक्ट आईडी दे देगा। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने ऐप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं कॉन्स्ट, कैपिटल में लिख लेते हैं प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड जो नेम हमारे प्रोजेक्ट का रहने वाला है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे उसे भी बना लेते हैं, ऐप नेम जो रहने वाला है वो हम रखने वाले हैं इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। ये हमने बना लिया और हम यहाँ पे सिंपली इन वेरिएबल्स का नेम यूज़ कर लेंगे प्रोजेक्ट आईडी। तो हमारा जो इनिशियल सेटअप है वो हो चुका है। अब हमें यहाँ पर वाग्मी को रेनबो किट को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं रेनबो किट प्रोवाइडर। तो अभी ये हमें नहीं दे रहा है बट हम इसे मांग लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। और इसे प्रॉपर्टी चाहिए चेन्स नाम की, तो इसे हम चेन्स दे देंगे। ये चेन्स कहाँ से आने वाली हैं, ये यहाँ से चेन्स आएंगी और हम इसे दे रहे हैं एज अ प्रॉपर्टी। तो अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक कनेक्ट वॉलेट का जो बटन होता है, कनेक्ट वॉलेट, जो कनेक्ट वॉलेट का बटन होता है, सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो ये कहाँ से आने वाला है वो देख लेते हैं हम। तो हम इसे इंपोर्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो ये दोनों सेम ही सेम है, हम अगर इसे चाहें तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कनेक्ट बटन आ गया। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है क्या, कनेक्ट बटन, हाँ आई गेस वो भी अभी एरर चली जाएगी, एरर चली गई। अब हम अपने ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं, npm रन देव, ये हमने कमांड दी और हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ऑन लोकल होस्ट 5173। देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये वॉलेट कनेक्ट दिखा रहा है। तो अभी जैसे हम कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो ये मोडाल खुल के आएगी और यहाँ पर हम मेटामास्क सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे वॉलेट को मेटामास्क के साथ ऐड कर देगा। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो ये हमारा वॉलेट इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। कंसोल चेक कर लेते हैं क्या कोई एरर है वहाँ पर, सपोज़। सो कंसोल एकदम क्लियर है, मतलब कोई एरर नहीं है अभी तक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी ये कैसे है, अभी ये वाइट आ रहा है तो मोस्टली मुझे वाइट ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है थीम, इसके अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं डार्क थीम को, जो कि रेनबो किट के अंदर से ही आता है। तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं डार्क थीम नाम से, यहाँ से ये रहा। डार्क थीम एक फंक्शन होता है तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा और ये कई सारे आर्गूमेंट्स मांगता है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इसे एम्प्टी रख देते हैं। तो अब हम अगर अपने ऐप के अंदर जाएं और यहाँ पर ये चीज़ ट्राई करें, क्या हुआ, कोई एरर आ रही है थीम की, लेट्स चेक। ओके, फाइल सेव नहीं हुई है अभी तक, तो इसे सेव हो जाने देते हैं एक बार।
आई गेस अभी ठीक है, लेट्स चेक। हाँ, तो अभी आप अगर देखेंगे तो ये ब्लैक में आ रहा है और इसका भी जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। जैसे ये अभी ये डार्क मोड में है, तो मुझे डार्क अच्छा लगता है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम अब चलते हैं, इसके अंदर हम अब होम को इंपोर्ट करते हैं और अब आगे की फंक्शनैलिटीज़ जो भी होंगी हम होम के अंदर लिखेंगे। तो हमने होम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया एंड इसके अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले इसके अंदर कनेक्ट बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इसे हमें इंपोर्ट करना है, तो कनेक्ट बटन कहाँ से आएगा? कनेक्ट बटन आएगा रेनबो मी डॉट किट के अंदर से। तो अभी हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तो सब कुछ काम कर रहा है अच्छे से। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि हम ये हमारा इनिशियल सेटअप कंप्लीट है। अब इसके बाद में अब आप जो भी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसके लिए आप फ्री हैं। जो इनिशियल सेटअप था आपका वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमें बेसिकली करना क्या है? तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, देन उसके साथ फंक्शंस को रीड राइट फंक्शंस को कॉल करके देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉकचेन नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है। तो इसके अंदर मैं 2 फोल्डर बनाऊँगा। पहला होगा कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर मैं एक test.sol नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ और इसी के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ ABIs नाम से, तो जिसके अंदर हम सारी की सारी ABIs रखने वाले हैं। अभी के लिए तो सिर्फ एक ही ABI होगी और इसका नाम रख लेते हैं test.json। तो आई गेस ये इसे सोल होना चाहिए था, फाइल होना चाहिए था test.sol नाम से। तो ये हमने रख लिया इसे यहाँ पे ऐसे। और अभी हम क्या करते हैं, अपनी test.sol के अंदर, एक सेकेंड, दोबारा से बना लेते हैं इसे। कॉन्ट्रैक्ट, एक काम करते हैं इसे डिलीट कर देते हैं। अभी इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ test.sol नाम से। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फटाफट से हमारा जो कोड है सॉलिडिटी का वो पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल है काउंट नाम का एंड यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि गेट एड्रेस, हमारा खुद का एड्रेस क्या है, और ये हमें मैसेज और सेंडर देगा। तो ये मैसेज और सेंडर बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, ये जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा उसका खुद का ही एड्रेस इसे प्रोवाइड करा देगा। फिर हमने यहाँ पे इंक्रीज़ काउंट का एक फंक्शन बना रखा है जो कि काउंट को इंक्रीज़ करने वाला है। फिर डिक्रीज़ काउंट का एक फंक्शन बनाया है जो काउंट को डिक्रीज़ करेगा, बट वो चेक करेगा अगर जो काउंट की वैल्यू है वो 0 से कम ना हो। अगर 0 से कम होता है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पर हमें एरर शो कर देगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमने एक फंक्शन बना रखा है यहाँ पर इंक्रीज़ काउंट बाई। तो ये क्या करने वाला है, ये हमारा एक काउंट लेगा फ्रंट एंड से और उसके हिसाब से हमारे काउंट को इंक्रीज़ करेगा। फिर हमने यहाँ पर एक गेट काउंट नाम का फंक्शन बना रखा है जो कि एक सिर्फ और सिर्फ व्यू फंक्शन है। ये हमें उस काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो एकदम बेसिक सा हमारा कोड रहने वाला है। तो अब हम चलते हैं रिमिक्स आईडी पर और जो हमारा कोड लिखा हुआ है इसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले इसे कंट्रोल सेव करके इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसे वॉलेट से कनेक्ट करते हैं, देन इसे हम क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया डिप्लॉय। तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉय होने में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया और ये हमें मिल गई, हमें मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट कितना है, अभी काउंट कितना है। अभी काउंट तो हमारा 0 पर है। फिर हम एक बार इंक्रीज़ काउंट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने किया इंक्रीज़ काउंट और ये पेमेंट सक्सेस हो गई। देन अब हम दोबारा चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो काउंट है हमारा वो 1 हो चुका है अभी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने फ्रंट एंड के अंदर लेके चलते हैं। तो जो बेसिकली एक बेस्ट तरीका क्या होता है इन चीज़ों को सेव करने का, हम क्या करते हैं यहाँ पे नेटवर्क नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर एक network.json
नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अगर आपके पास कई सारी चेन है, जैसे आपके पास मान लीजिए BSc की चेन है एंड BSc टेस्टनेट की चेन है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर रख लेंगे डेटा। और मान लीजिए आपके पास फिर मेन नेट का भी है डेटा, तो आप क्या करेंगे, इधर लाएंगे मेन नेट ले लेंगे और मेन नेट के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या है, हमारा एकदम सिंपल रहने वाला है, हम सिर्फ और सिर्फ इसे नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास टोकन है तो आप टोकन को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके ऊपर प्रोवाइड करता है आपके पास कितना डेटा है और आप कैसे उसे यूज़ करना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं नेटवर्क को। तो नेटवर्क फ्रॉम ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन के अंदर ये मिलेगा नेटवर्क के अंदर network.json में हमें। इसके साथ ही साथ हमें ABI भी चाहिए होगी इंटीग्रेशन के लिए। तो ABI हमें कहाँ से मिलेगी, हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, तो हम जब इस बटन पर क्लिक करेंगे, कंपाइल वाले जो सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये ABI यहाँ से मिल जाएगी, ABI कॉपी कर लेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट की ABI चाहिए उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे अभी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सिलेक्टेड है। अगर आपके एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो यहाँ पर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है जो आपने डिप्लॉय किया है। सेम यहाँ पर भी होगा, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाएंगे। अगर आपने एक ही फाइल में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट रख रखे हैं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपको डिप्लॉय करना है वो आपको यहाँ से देखना है। देन अब यहाँ पे मैं ABI पे क्लिक करता हूँ और इसे बेसिकली कॉपी करता हूँ और अपने ABIs के फोल्डर के अंदर आके test.json के अंदर अपना ABI पेस्ट कर देता हूँ। तो इस बेसिकली ABI होती क्या है, तो हम गूगल पे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ABI इन ब्लॉकचेन। तो जो ABI का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंक्शंस लिखे हैं, तो इनको ये चीज़ें फ्रंट एंड में कैसे पता चलेगी, ये ब्लॉकचेन को कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आप एड्रेस देने वाले हैं। तो वो हम इसके जो ABI होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सारे फंक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर होते हैं। उन फंक्शंस के क्या मतलब, वो क्या रिटर्न करने वाले हैं, वो क्या इनपुट लेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती है। तो इससे जो ईथर जैसे वो जान पाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अपनी ABI को। तो जैसे हमने यहाँ पर किया कॉन्ट्रैक्ट ABI फ्रॉम blockchain/ABI/test.json। तो अब इन चीज़ों का यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यूज़ साइनर। इन चीज़ों का हमें आगे यूज़ पढ़ने वाला है, तो अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आगे समझाऊंगा कि इनका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं और कैसे होने वाला है। तो ये हम यूज़ साइनर जो है वो वाग्मी से हमने मांगा। वाग्मी से हम मांग लेते हैं प्रोवाइडर। इसे भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे वाग्मी से। यहाँ पर S होगा कॉन्स्ट। तो जो साइनर होता है वो हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है। इसे हम अभी के लिए साइनर नाम से रीनेम कर लेते हैं, बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस कैसे बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड लिखना है, देन कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईथर से आता है, और बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि हमने ईथर्स को इंपोर्ट कर लिया। ये यहाँ पर अभी लिखते हैं ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट और देखते हैं कि इसे क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगता है हमसे। पहला मांगता है एड्रेस क्या है, तो मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है। तो हमारे नेटवर्क के अंदर एड्रेस है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और ये कैसे आएगा, ये आएगा नेटवर्क डॉट कॉन्ट्रैक्ट से। तो हमें मिल गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल गया। हम सबसे पहला पैरामीटर क्या पास कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। देन इसके बाद ये मांगता है कि इंटरफेस,
तो जो इंटरफेस होता है वो बेसिकली है आपकी एबीआई एप्लीकेशन। जो इंटरफेस होता है वो है हमारी एबीआई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एबीआई को लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट एबीआई। देन जो लास्ट पैरामीटर हमारा होता है वो होता है प्रोवाइडर या साइनर। तो अगर हमारा साइनर है तो हम साइनर लेंगे, अदरवाइज़ क्या करेंगे, प्रोवाइडर ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप साइनर कब होगा, जब आपने अकाउंट में साइन कर रखा होगा, मतलब जब आप लॉगिन हैं तब आपको ये क्या देगा, साइनर देगा। अदरवाइज़ ये क्या ले लेगा, डायरेक्टली पब्लिक प्रोवाइडर को यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो इस चीज़ को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका भी एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पर ये हमने वेरिएबल बना लिया और हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करेंगे ताकि कोड की रीडेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई और प्रोवाइडर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंसोल करके चेक करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया, उसने कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए। तो अब बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हमें देखना है ये वो सारे फंक्शंस हो गए जो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर प्रेजेंट हैं, और कुछ अलग से भी एड्रेसेस होंगे जो कि मतलब ब्लॉकचेन हमें डायरेक्टली प्रोवाइड करता है। तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना है कि हमारे कौन कौन से फंक्शन हमने डिक्लेयर कर रखे हैं। जैसे हमारा डिक्रीज़ काउंट हो गया, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ काउंट बाई, गेट काउंट, गेट एड्रेस क्या है। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं जो ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं गेट एड्रेस नाम से। तो जो गेट एड्रेस नाम का फंक्शन रहने वाला है ये कोई पैरामीटर लेगा नहीं, बट ये होगा क्या, एक एसिंग फंक्शन होगा। तो एसिंग फंक्शन है तो हम एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। अगर कोई एरर आती है तो वो एरर हमें कंसोल में देखने को मिल जाएगी सिंप्लीफाई होके। देन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्पॉन्स का वेट करते हैं, रेस्पॉन्स लेते हैं किससे, तो हमें इसे अवेट करना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है जब हम रीड करेंगे तो वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट डॉट, हमारा फंक्शन क्या था, हम सॉलिडिटी में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फंक्शन था गेट एड्रेस नाम से। तो हम लोग फ्रंट एंड में चलते हैं और गेट एड्रेस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब हम जो रिस्पॉन्स हमारा आया उसे कंसोल करते हैं। अब इसे इंपोर्ट कॉल करने के लिए एक बटन क्लिक पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बटन और इस पे इसका नाम दे देते हैं गेट एड्रेस नाम का। यहाँ पे एक p नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एंड माई एड्रेस क्या होने वाला है जो कि हमें वहाँ से प्रोवाइड होगा। इसके नीचे एक br लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे। एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बेसिकली पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग प्रिंट करा के चेक करते हैं कि ये देने क्या वाला है। तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं गेट एड्रेस को। तो अब हम UI के अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो UI में यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने गेट एड्रेस पे क्लिक किया तो अभी तक तो कंसोल में कुछ नहीं था, लेकिन आप देखिए गेट एड्रेस में रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, हमारा एक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेम एड्रेस है जो कि हम जिस वॉलेट से मैं प्रेजेंट टाइम में कनेक्टेड हूँ। तो ये देखिए ये सेम एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं, जो एड्रेस हमारा आ रहा है उसे हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट माई एड्रेस कॉमा सेट माई एड्रेस। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया और यूज़ स्टेट को क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ से हम लोग मंगा लेते हैं यूज़ स्टेट को। अब जब भी रिस्पॉन्स हमारा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सेट माई एड्रेस में कर देंगे रिस्पॉन्स को, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर हमारा एड्रेस आ रहा है। और जो ये माई एड्रेस है इसे हम लोग यहाँ पर
सिंपली यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग फिर से अपने यूआई के अंदर चलते हैं, पेज को एक बार रिलोड करते हैं, कंसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोल क्लियर कर देते हैं। अभी हमने क्लिक किया माई एड्रेस पे, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ने भी हमें यहाँ पर दे दिया हमारा एड्रेस, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये एड्रेस क्रिएट हो गया, और मतलब माई एड्रेस के अंदर भी हमारा वेरिएबल के अंदर भी हमारा माई एड्रेस शो करने लगा, यूआई पर भी शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, वी आर यहाँ पर एक पी ले लेते हैं जिसके अंदर लिखने वाले हैं काउंट, और ये हमें काउंट बताने वाला है हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे रख लेते हैं कॉन्स्ट काउंट, एंड देख लेते हैं सेट काउंट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे काउंट। तो काउंट लेने के बाद में बटन, और यहाँ पर हम एक फंक्शन रखने वाला है, जैसे कि मान लीजिए हमने रख लिया यहाँ पे इंक्रीज काउंट, सेम रख लेंगे यहाँ पर डिक्रीज काउंट, एंड और हम यहाँ पर एक इनपुट ले लेंगे, इनपुट टाइप हो जाएगा नंबर हमारा, और इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट काउंट इंक्रीज्ड बाई, काउंट इंक्रीज बाई नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमारा जो काउंट है वो कितने से इंक्रीज़ होगा। तो इसे भी सेट कर देते हैं, सेट काउंट इंक्रीज बाई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये अभी हमें यहाँ पर एरर दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं एरर क्या है। तो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल पैरामीटर ऑफ सेट एक्शन टाइप नंबर। तो बेसिकली जो सेट एक्शन, ये एक्शन है, इसको यहाँ पे नंबर टाइप है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटन एक और फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, इंक्रीज काउंट बाई, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर भी हम लिख देंगे काउंट इंक्रीज बाई। तो इस पर्टिकुलर बटन के अंदर भी रियल टाइम में वैल्यू शो करती रहेगी कि हमें कितने से इंक्रीमेंट करने वाले हैं। देख लेते हैं गाइस फिर इसे। अब हम पहले यूआई चेक कर लेते हैं, हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो ये यूआई हमारा सिंपल सा यूआई अभी के लिए दिख रहा है। मैं जितना सिंपल होता है उतना सिंपल रख के आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे समझने में। तो देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब फंक्शंस बनाते हैं रीड राइट के। क्या मतलब है मेरा, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट इंक्रीज काउंट। तो काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, और जो अगर कोई एरर आती है तो कंसोल में एरर को प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, और फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डॉट इंक्रीज काउंट। फिर हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आता है उसे कंसोल करके चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सेम हम लोग काम करने वाले हैं डिक्रीज़ काउंट के लिए भी। तो डिक्रीज़ काउंट के अंदर भी क्या होने वाला है, हमारा एक डिक्रीज़ काउंट नाम से फंक्शन होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अगर आप सिंपल देखना चाहते हो तो आप अपना जो कंसोल है उसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ काउंट यहाँ पे एक फंक्शन है, और सेम यहाँ पे डिक्रीज़ काउंट नाम का फंक्शन है। यहाँ पर एक और फंक्शन है इंक्रीज़ काउंट बाई नाम से, तो वो भी हम देख लेते हैं। हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ पर कॉन्स्ट इंक्रीज काउंट बाई। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ट्राई कैच ब्लॉक रहने वाला है, और हमारा जो फंक्शन का नेम था वो क्या था, इंक्रीज काउंट बाई। एंड इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है इस इनपुट से, वो वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो भी आने वाला है उसे कंसोल करके चेक करेंगे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि गेट काउंट करते हैं, जो भी काउंट हमारा है उसे गेट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया ये एक एसिंग फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, कंसोल को यहाँ पे प्रिंट, एरर को प्रिंट करा देंगे। देन यहाँ पे फिर से रेस्पॉन्स का वेट करेंगे।
तो रेस्पॉन्स का वेट करेंगे और फंक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट काउंट, ये एक फंक्शन है तो इसे कॉल किया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये फंक्शंस वगैरह आप कैसे जानेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली जिस नाम से आपने फंक्शन यहाँ बना रखा है, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम लोग सेम उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गेट काउंट और रेस्पॉन्स को करा देता हूँ प्रिंट। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कंसोल, इसे क्लियर करते हैं, देन ऐप को एक बार रीलोड कर लेते हैं, कंसोल को क्लियर। देन अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक गेट काउंट नाम का भी फंक्शन हमें बनाना ही पड़ेगा। तो गेट काउंट नाम का एक बटन बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन गेट काउंट, और इसे हम ऑन क्लिक पे दे देंगे गेट काउंट फंक्शन। तो अब चलते हैं और कंसोल को कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पर देखिए यहाँ हमें बटन मिलेगा गेट काउंट नाम से। सबसे पहले क्लिक करते हैं गेट काउंट पर, तो हमें रिस्पॉन्स में क्या है, एक बिग नंबर मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है जो ब्लॉकचेन जो है जब भी वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर के फॉर्म में, तो वो हमेशा बिग नंबर होती है। ब्लॉकचेन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या होती है, हमेशा बिग नंबर होती है। तो उसे हम लोग कैसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका सिंपल तरीका है। पहला तो तरीका ये हो जाएगा कि आप उस चीज़ को .2 नंबर से कन्वर्ट कर दें, और इसके अलावा तरीका हो जाएगा कि आप उसके आगे या तो प्लस लगा दें, या तो फिर हम क्या यूज़ करने वाले, हम इसे बना देंगे नंबर। हमने नंबर फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर डाल दिया अपना रिस्पॉन्स। अब हम चलते हैं और यहाँ पर गेट काउंट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमें ये क्या है, यहाँ पे गेट काउंट दिख रहा है। अब हम इसके बाद में क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम इंक्रीज़ काउंट बाई इन सारे फंक्शंस को ऑन क्लिक पर यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाया ऑन क्लिक इंक्रीज काउंट, सेम काम करने वाले हैं ऑन क्लिक डिक्रीज काउंट, ये हमने बना दिया। अब हम चलते हैं काउंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके ट्राई करते हैं। एक और काम हम करते हैं कि जो भी काउंट हमारा आ रहा है उस काउंट को हम लोग सेट काउंट के अंदर डाल देते हैं। हमने क्या किया, सेट काउंट के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा था उसे नंबर में कन्वर्ट किया और हमने उसे काउंट के अंदर सेट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो काउंट की, वो हमें शो करेगा। वो चेक करते हैं एक बार, गेट काउंट हमने किया तो हमारा जो काउंट था वो 1 था, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अब मैं एक बार इंक्रीज़ काउंट करता हूँ, तो जब भी काउंट इंक्रीज़ होगा तो ये एक राइट ऑपरेशन है, तो इसके लिए क्या है, हमसे कुछ गैस फी लेगा। तो मैंने कंफर्म किया पेमेंट को और हमारी पेमेंट डन होने का वेट करते हैं। और यहाँ पर भी हम ब्लॉकचेन में देख सकते हैं कि जब भी पेमेंट डन हो जाती है तब हमें क्या, यहाँ पे एक रेस्पॉन्स मिलता है। इस रेस्पॉन्स से हम जान सकते हैं, यहाँ पे हमें हैश मिल गया, तो ये हैश हमें बता देगा कि जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है वो जो हमने कॉल किया है क्या वो सक्सेस हो गया है पेमेंट। और एक बात, अगर अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अभी पेमेंट क्रिएट हुआ है बट अभी वो सक्सेस नहीं हुआ है, उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है रेस्पॉन्स के अंदर ही कि हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट के कंफर्म होने का वेट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा रेस्पॉन्स डॉट वेट। ये फंक्शन मैंने अभी दिखाया कहाँ से आ रहा है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है तो इसका हम वेट करेंगे। तो ये वेट करेगा, जब हमारी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तब ये रेस्पॉन्स को हमारे कंसोल कर देगा। तो अब हम रेस्पॉन्स को यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो जब हम इसे वेट कर रहे होते तो ये हमें रिसिप्ट प्रोवाइड करता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिसिप्ट। तो अब इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, रिसिप्ट को प्रिंट करने वाला हूँ। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा काउंट क्या है। काउंट हमारा 2 है क्योंकि हमने एक बार इंक्रीज़ काउंट किया था। अब मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं इंक्रीज़ काउंट पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ पहले। तो हमने इंक्रीज़ काउंट पे क्लिक किया तो अभी हमसे ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, तो हमने ये कन्फर्म किया पेमेंट को। देन हम अब वेट करते हैं पेमेंट के कंफर्म होने का। ये
पेमेंट के कंफर्म होने के बाद इसने हमें एक रिसिप्ट प्रोवाइड की। तो अब हम जान सकते हैं यहाँ से कि जो पेमेंट है हमारी वो डन हो चुकी है या नहीं। अगर कोई एरर आता है तो कंसोल में आपको एरर दिखाएगा, और ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी पेमेंट हो गई है या नहीं, आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि 1 है या नहीं। अगर स्टेटस 1 है मतलब आपकी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है। देन हम दोबारा से गेट काउंट को कॉल कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर किया है इंक्रीज़ काउंट के साथ, हम सेम चीज़ करने वाले हैं डिक्रीज़ काउंट के साथ भी और इंक्रीज़ काउंट बाई के साथ भी, क्योंकि ये तीनों ही राइट फंक्शनैलिटीज़ है। तो इनके पेमेंट डन होने का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो अब इनके वेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर अवेट कर लेते हैं गेट काउंट का, ताकि गेट काउंट क्या करेगा, गेट काउंट हमें नई वैल्यू को प्रिंट करा के दे देगा। तो ये जो चीज़ हो जाएगी ये अब हो गया ऑटोमेटेड, मतलब अब हमें हर बार गेट काउंट फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हमने ये इंक्रीज़ काउंट पे क्लिक किया, हमसे पेमेंट के लिए पूछेगा, हमने पेमेंट पे क्लिक किया। तो देखते हैं जैसे ही पेमेंट डन होगी हमें रिसिप्ट मिलेगी, और रिसिप्ट के मिलने के बाद क्या होगा कि जो काउंट है हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये टाइम ले रहा है, ये बेसिकली ये टाइम ले रहा है क्योंकि जो मतलब प्रोवाइडर है हमारा वो थोड़ा टाइम लेता है, पब्लिक प्रोवाइडर टाइम लेता है। जैसे मान लीजिए अभी रिस्पॉन्स में हमारा क्या आया, 4 आया, हमारा काउंट पहले 3 था, अभी क्या हो गया 4 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिक्रीज़ करता हूँ, डिक्रीज़ करके ट्राई करते हैं एक बार। कंसोल को हम लोग सॉरी मॉनिटर करके देखते हैं। तो हमारा जो पहले से काउंट था वो 4 था, अभी क्या हो गया है 3 हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा काउंट है उसे इंक्रीज़ करके देखते हैं वैल्यूज़ के साथ। तो हम लोग अब इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें डिक्रीज़ नहीं करना है वैल्यू को, तो इंक्रीज़ काउंट बाई 10 करते हैं, देखते हैं कि 10 से इंक्रीज़ होता है या नहीं। तो हमने ये कंफर्म किया, कंसोल को मॉनिटर करेंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ पर हमें दिया यूज़र रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे इसने ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है हमारी। क्यों कर दिया है वो एक बार चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि टाइप होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसका टाइप का वो जो होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए। बट फिर भी ये पेमेंट सक्सेस हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो डेसिमल्स में नहीं है, और उस वैल्यू का कहीं पर भी हम पेमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, डायरेक्ट 13 होके वैल्यू आ गई हमारी। तो एक बार और ट्राई करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले क्या करते हैं, गेट काउंट करते हैं। तो हमारा जो काउंट है अभी 13 है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 12 से इंक्रीज़ कर देता हूँ। चेक करते हैं वैल्यू को, वेट करते हैं पेमेंट के कंफर्म होने का। आप यहाँ से भी वेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी मेटामास्क को ओपन करके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है या नहीं। तो आई गेस पेमेंट डन है। पेमेंट डन होने के बाद यहाँ पर हमें 25 वैल्यू मिल गई है। तो आई गेस वो एरर बाई चांस आ गया था। फिर भी अगर ऐसी एरर आपको मिलती है तो इसका ये मतलब है कि जो आप वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं वो या तो बिग नंबर नहीं है, या तो उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को आप जैसे कि मतलब मैंने यहाँ पे ट्राई क्रैच ब्लॉक के अंदर एरर को कंसोल कर रखा है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एरर्स आने वाली हैं इन फ्यूचर आप उन्हें टैकल कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से गेट एड्रेस को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एड्रेस मिल रहा है। गेट काउंट को कॉल करता हूँ तो काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप मोर कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग है या कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास टोकन कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपके पास नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर से आप डेटा को फेच करेंगे या रीड राइट या टोकन ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और आप डेसिमल्स को निकालने वाले, तो उनके लिए आप अलग तरीके की लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो इंस्टेंस है वो एक ही बार क्रिएट करना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।